कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 इस लेक्चर में शुरू करेंगे। और आपके एग्जाम के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें आपको ये पूछेगा, एक लिस्ट दे रखी होगी, आपसे पूछेगा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन सा नहीं है। और दूसरा कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस जानने के लिए अपने को दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, और एक पता होना चाहिए इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले जानिए एक बार डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, और दूसरा जानिए इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। देखो जी, दो बातें समझनी है। इसके लिए ना मुझे दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ये आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप चेयर बनाने का काम करते हो, और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो। कार बनाते हो, आप कार बनाते हो, अच्छी वाली कार बनाते हो। पहला सवाल, चेयर बनाने में जो आप वुड का प्रयोग करते हो, जो लकड़ी का प्रयोग करते हो, बताइए क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? सर लकड़ी। सर आप चेयर बनवा रहे थे, तो चेयर बनाने में फिनिश गुड्स में जो फिजिकल रूप में दिख जाए वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। ज्यादा चेयर बनाएंगे ज्यादा लकड़ी चाहिएगी, कम चेयर बनाएंगे कम लकड़ी चाहिएगी, इसलिए लकड़ी हो गई आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में, डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में। और सुनो, आप जिस मशीन में ये चेयर बनाओगे, जिस मशीन से काटोगे, उसको काट छांट करके मशीन को उसके आकार में लेके लकड़ी को, सॉरी, चेयर को उसके आकार में लेके आओगे, तो उस मशीन के अंदर भी तो आपने ऑयल लुब्रिकेंट्स का प्रयोग किया होगा, वो भी तो मटेरियल होगा। मेरे को बताइए, जो ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो इस मशीन में लगे, जिस मशीन से आपने चेयर बनाई, तो ये ऑयल लुब्रिकेंट्स है तो मटेरियल ही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर यूज तो हुआ है चेयर बनाने में ही, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं हुआ। पहले मशीन में यूज हुआ, फिर मशीन से चेयर बनाई गई। इसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो फिनिश गुड्स बनाने में यूज तो हुआ, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं हुआ, किसी के थ्रू साइड बाय साइड करके कोई यूज हुआ। तीसरा, मैंने बोला भाई ये जो चेयर बनेगी, ये जो चेयर बनेगी, इस चेयर में बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होगा। कुछ लोग बाहर मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाए, कुछ लोगों ने फैक्ट्री में इस मशीन के ऊपर ही काम किया, कुछ लोगों ने यहाँ साफ सफाई का काम किया, कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड बन के फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, कुछ लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इनमें से डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में कौन आएगा और इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में कौन आएगा। देखो, जो आदमी मशीन के ऊपर और इसी चेयर को बनाने में लगा हुआ है, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट लेबर। जो लोग मटेरियल मार्केट से लाके दे रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, शोरूम में काम कर रहे हैं, उनका बनाने में कोई योगदान नहीं है, उनका इसको बेचने में या बनाने के अंदर डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है। इसलिए ऐसी लेबर जिनका बनाने में डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है, उनको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। सर हम तो डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ रहे थे। अब तीसरी बात जो है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगी। एक बात बताइए, जो चेयर आपने बनवाई, उस चेयर का ना आपने डिजाइन बनवा के लाया, आप डिजाइन बनवाया आपने, और वो डिजाइन वाले भाई साहब थे ना, जो इसके जो इंजीनियर थे जिसने डिजाइन बनवाया, उसने आपके साथ एग्रीमेंट किया, भाई साहब मैं लूंगा रॉयल्टी। रॉयल्टी कैसे? जब भी एक चेयर बेचोगे 10 रुपए दे देना मेरे को, एक चेयर बना के बेचोगे 10 रुपए दे देना, तो जब जब चेयर बनेगी तब तब 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरे को बताइए, ये वाले 10 रुपए क्या मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं? आंसर इज नो। क्या ये 10 रुपए में कोई तुमने मजदूरी करवाई है? आंसर इज नो। तो ये है तो डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन ये कौन से कैटेगरी में आएगी? एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगी। तो इसका मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस होती तो डायरेक्ट कॉस्ट ही है, लेकिन वो मटेरियल की कैटेगरी में नहीं आती, लेबर की कैटेगरी में नहीं आती, तो वो किस कैटेगरी में आती है? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार कार का एग्जांपल लीजिए। कार को बनाने में लोहा लगा, डायरेक्ट मटेरियल है। जिस मशीन में कार बनाई गई, उस मशीन में भी तो बहुत सारी चीजें यूज हुई, ऑयल लुब्रिकेंट्स, वो जितना भी ऑयल वगैरह यूज हुआ वो इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। इस कार को बनाने के आसपास जो लेबर लगी हुई थी, जो इसी कार की मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है, वो डायरेक्ट लेबर।
और इस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है, साफ सफाई वाले हैं, मटेरियल को मार्केट से ला के देने वाले हैं, उनको जो ऑफिस में जो बैठे हैं, शोरूम में जो बैठे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो बैठे हैं, उनको दिया जाने वाला रेमुनरेशन इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएगा, इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा, अरे भाई कार का डिजाइन भी तो बनवाओगे, इसका नक्शा भी तो बनवाओगे, आर्किटेक्चर या इंजीनियर से आप इसका बढ़िया बढ़िया सीट का अलग डिजाइन बनवाओगे, इंटीरियर का अलग डिजाइन बनवाओगे, बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है, उसके कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, उनका भी तो यूज करोगे। उनके बदले में जो पेमेंट करोगे वो कहां, कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो यहां पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान रखनी है जो आपको यहां पे मैंने लिखी हुई है। देखो एग्जाम में जब थ्योरी क्वेश्चन आए ना तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है। कैसे? डायरेक्ट एक्सपेंस में कहां से रिलेट होना चाहिए? या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो या फिर रेंडरिंग सर्विसेज की एक्टिविटी हो, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, वो कॉस्ट आइडेंटिफाइड होनी चाहिए और लिंक भी होनी चाहिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट से। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब चेयर बना रहे हो तो चेयर, कार बना रहे हो तो कार, पेन बना रहे हो तो पेन, इससे डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए, इसी के ऊपर लगी होनी चाहिए। चेयर बनाएंगे तो लगेगी, कार बनाएंगे तो लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ऐसा वेरिएबल नेचर की कॉस्ट होनी चाहिए। अदर देन, लेकिन मटेरियल नहीं होना चाहिए और लेबर नहीं होना चाहिए। मटेरियल और लेबर को छोड़ के जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो किस कैटेगरी में आती है? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आती है। एक बार ये और देख लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जनरली अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कौन कौन से खर्चे लिखने हैं। पहला, आइटम इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में ये आइटम है, ये जनरली इंक्लूड करे जाते हैं, कुछ लिमिटेड आइटम ही हैं ऐसे। पहला, एनी एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट या ऑब्जेक्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर, ये बात तो अभी अभी डिस्कस करी है। दूसरा, अगर हमने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई पेटेंट का पेमेंट करा है, कोई रॉयल्टी का पेमेंट करा है, तो ऐसे वाले पेमेंट को अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। तीसरा, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। ये समझिए, अभी अभी जैसे अपन कार बनाने का एग्जांपल ले रहे थे, कार बनाने के लिए ना मुझे एक मशीन की आवश्यकता थी और वो मशीन मुझे सिर्फ 2 ही घंटे लेके आनी चाहिए थी, मतलब 2 घंटे मुझे चाहिए थी वो मशीन, उसके बाद वो कार बना के मैं वापस दे दूंगा। और 2 घंटे का जो किराया है वो मान लीजिए मेरा था 5,000 रुपये किराया था। अब सवाल ये है, ये जो 5,000 रुपया मशीन को किराए पे लेके आए और जब इस कार की तुम कॉस्ट शीट बनाओगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के, शोरूम के खर्चे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मशीन तुम इस कार को बनाने के लिए 2 घंटे लेके आए, उसके बदले में तुमने 5,000 रुपये पे करे और तुमने कार की जब कॉस्ट शीट बनाई तो ये 5,000 रुपये किस वाले आइटम में लिखे जाएंगे? क्या 5,000 रुपये का मटेरियल आए? आंसर इज नो। क्या 5,000 रुपये का लेबर? नो। क्या 5,000 रुपये के डायरेक्ट एक्सपेंस? आंसर इज यस। तो कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट को यूज करने के लिए कोई भी हायर चार्जेस दिए गए हों तो वो कॉस्ट शीट बनाते समय डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में लिखे जाते हैं। फोर्थ वन पे आइए। फोर्थ वन पे, कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न। स्पेशल पैटर्न बोले तो कोई डिजाइन आपने बनवाई स्पेशल सी, उसके बदले में कोई पे आपने पेमेंट करा, चार्जेस करा, कोई टूल लेके आए, उनके बदले में कोई पेमेंट करी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में। एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट रिलेटेड टू पायलट स्कीम, आपका कोई मुख्य कोई स्कीम थी, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट करके देखे, खर्चे लगे, तो जब खर्चे लगे तो आप जो खर्चे होंगे वो कॉस्ट शीट में किस हेड में लिखोगे? आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। कोई पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसमें जो खर्चे लगे और जो कॉस्ट शीट बनाओगे तो उस कॉस्ट शीट में आप कहां लिखोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखोगे। आर्किटेक्चर को फीस, सर्वेयर, अदर कंसल्टेंट कोई फीस ली है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू साइट, हमको कहीं जाके कोई मिनरल वगैरह लाने होते हैं, अब जंगलों में जाके मिनरल वगैरह लाने होते हैं, तो वहां पे जितने भी अपने ट्रेवलिंग करी है उस मिनरल को डेवलप करवाने में, कॉपीराइट पेटेंट को डेवलप करवाने में जितने भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस हुए हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में कौन कौन आता है, तो आप ये वाले आइटम यहाँ पे लिख के चलेंगे, इतना सा ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, अपने एग्जाम में, वो आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट बताइए।
डायरेक्ट एक्सपेंस को मेजर मतलब कितने रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं ये कैसे पता करोगे और कौन कौन से ये कैसे पता करोगे। तो पहला क्वेश्चन तो वही है कि जो ट्रेसेबिलिटी होगी इकोनॉमिक फिजिबल मैनर में, वही उन्हीं को अपन डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। अगर कोई पेटेंट ट्रेडमार्क आपने बाहर से खरीदा है, बोट आउट रिसोर्सेज है, तो जितना भी आपने इनवॉइस प्राइस पे किया है उसके बदले में, वही आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट मानी जाएगी और इसके अंदर सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, एनी अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देयर टू नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट घटाना है। टैक्स, अगर कोई ड्यूटी रिफंडेबल आईटीसी जैसे मैंने बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलती है तो घटाना है, कोई भी आपको सामान मिला है तो घटाना है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, आपने ना कोई पेटेंट खरीदा 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में खरीदा और उसका इनवॉइस प्राइस था ना, वो जीएसटी मिला के 200 रुपए जीएसटी मिला के 1,200 रुपए का इनवॉइस प्राइस था। तो आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कितने रुपए लिखेंगे, 1,200। लेकिन अगर आपको जो जीएसटी है उसका इनपुट मिल जाता है, मान लीजिए 200 रुपए वापिस मिल गए, तो आपकी इफेक्टिवली कॉस्ट कितनी है, 1,000 रुपए। यही बात यहां पे लिखी गई है कि जितने पे भी आपने पेटेंट ट्रेडमार्क खरीदा, इनवॉइस प्राइस ही आपको कॉस्ट शीट में लिखनी है, सब्जेक्ट टू उसमें से घटा देना, ट्रेड डिस्काउंट हो, टैक्सेस और ड्यूटीज कोई रिफंडेबल हो तो घटा देना। तीसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड इनकर्ड ऑन लंप सम विच आर इन नेचर ऑफ वन टाइम पेमेंट। आपने कोई भी रॉयल्टी या पेटेंट ट्रेडमार्क का एक साथ इकट्ठा कई सालों का या फिर 20-30 हजार यूनिट का एक साथ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क आपने पे कर दिया, उसको अमोर्टाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट और बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम सच एक्सपेंस। तो उसको आपको एक साथ कॉस्ट शीट में नहीं लिखना है, धीरे धीरे करके अमोर्टाइज आपको करना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। ये मैंने पहले ही बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के कॉमन कॉस्ट जो है फाइनेंस कॉस्ट होगी, उसको पार्ट ऑफ कॉस्ट वो नहीं मानी जाएगी। और एनी सब्सिडी ग्रांट रिसीव्ड जो भी आएंगे वो आपको उसमें से क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। ये कॉमन पॉइंट में अपना था। पेनल्टी, फाइन, पेनल्टी, डेमरेज चार्जेस हैं, वो भी नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट माने जाएंगे। कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन उसकी करनी पड़ेगी। तीसरा, कोई भी क्रेडिट या रिकवरी हुई है तो वो भी आपको क्या करनी है, डिडक्ट कर देनी है। ये बात पहले पढ़ा चुका हूं। कोई भी अबनॉर्मल लॉस हुआ है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखें, डायरेक्ट एक्सपेंस के केस में ये जो पॉइंट है ये जरूर से एग्जाम में लिखने हैं, जरूर से एग्जाम में लिखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, वो कॉमन पॉइंट थे जो मैंने पहले वाले लेक्चर में बताए थे, वही कॉमन पॉइंट लगा के ये बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे दो क्वेश्चन बन गए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का क्वेश्चन, दूसरा बना कि कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आंसर है, और ये क्वेश्चन आंसर में आपको ये बताना है कि कौन सा वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और नहीं है तो किस हेड में आएगा। किस हेड का मतलब देखो, जैसे किस हेड का मतलब समझे, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, फिर ऑफिस ओवरहेड लिखेंगे, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखेंगे, फिर टोटल कॉस्ट। अब मैं आपको कुछ खर्चे दूंगा और खर्चों में से आपको यह बताना है कौन सा डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, कौन सा लेबर की, कौन सा एक्सपेंस, कौन सा फैक्ट्री के खर्चे, कौन से ऑफिस के, कौन से शोरूम के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए मेडिकल हर्ब, कोई भाई मेडिकल की कोई दवाई खोजी जा रही है, इज कलेक्टेड बाय ट्राइबल पीपल। आदिवासी लोगों को कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिली है मेडिकल की, फ्रॉम द फॉरेस्ट रीजन, जंगलों से मिली है। द परचेज डिपार्टमेंट स्टाफ ऑफ एक्स लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड के कान खड़े हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं ट्राइबल का विलेज तक, परचेज करते हैं हर्ब एंड ट्रांसपोर्ट द हर्ब टू द फैक्ट्री, और उसको फैक्ट्री में लेके आते हैं। अब एक बात समझिए, आप जंगल तक गए, खर्चा हुआ, वहां पे खुदाई वुदाई करी, खर्चा हुआ, वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, खर्चा हुआ, फिर आपने उसको फैक्ट्री में भेजा, फिर खर्चा हुआ। तो ये जितने भी खर्चे हो रहे हैं, अब मुझे जानना है कि ये कॉस्ट शीट में किस किस हेड में लिखे जाएंगे। एक एक करके क्वेश्चन बताता है। द हर्ब आर क्लीन्ड, हमने उसको साफ सफाई करी, ड्राइड सुखाया गया, पावर्ड एंड मशीन पैक्ड इन 100 ग्राम सचेट। देखो सचेट क्या होता है, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, दिखाता हूं आपको। देखो जब दवाइयां आती है ना तो वो ऐसे वाले छोटे छोटे डब्बे होते हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको, जो शुगर के छोटे छोटे डब्बे होते हैं, ये कुछ आकार होते हैं जिनको सैचेट बोला जाता है। इसमें पैक किया जाता है,
तो क्वेश्चन ने हमको बोला कि 100 ग्राम के डब्बों में पैक किया एंड सोल्ड इन ए सर्टेन मेडिसिन, और उसको फिर अपन ने बेचा गया। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में कौन कौन आएगा। इफ ए सर्टेन आइटम इज नॉट क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आए तो आपको बताना है कि तो वो कहां आएगा। फिर पहला खर्चा, तो पहला आइटम है अमाउंट पेड टू ट्राइबल्स। अब भागे भागे जंगल में गए, जो फॉर्मूला ट्राइबल्स ने बना रखा है, आपने बोला भाई ये फॉर्मूला आप हमको दे दो, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गए, एक्स लिमिटेड कंपनी वो फॉर्मूला खरीदना चाहती है, तो उस जो फॉर्मूला खरीदा है तो मेरे को बताइए क्या वो फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल है क्या? नहीं। डायरेक्ट लेबर है क्या? नहीं। क्या है वो? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अमाउंट पेड टू ट्राइबल्स जो होगा वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर आपने वो जो फॉर्मूला खरीदा उसको आपने क्या करवाया है? उसका पेटेंट करवाया आपने। तो पेटेंट करवाने की जो कॉस्ट है, खर्चा जो लगा है, वो क्या होगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, रॉयल्टी का पेमेंट क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एवरी सैचेट सोल्ड, जो आपने जो भी आप उस फॉर्मूले से दवाई बनाओगे, वो दवाई जब भी आप कस्टमर को बेचोगे तो ट्राइबल का जो चीफ होगा, जो भी आदिवासी जो चीफ है, उसको आप क्या करोगे? 5% रॉयल्टी का पेमेंट करोगे। तो बताइए क्या ये रॉयल्टी होगी? ये भी क्या होगी? ये भी कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंस वाली क्लोज में सेगमेंट में लिखी जाएगी। फिर नंबर 4 पे ए फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंट, आपने कंसल्टेंट बुलाया, पेड टू टेस्ट ऑफ द इफेक्टिवनेस, आपने उसको बोला भाई ये दवाई को थोड़ा टेस्ट करो, इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाओ, इसके लिए आपने उसको फीस पे करी। तो मेरे को बताइए दवाई जब आपने बनाई और एक कंसल्टेंट की आपने कंसल्टेंसी ली, तो क्या कंसल्टेंसी लेना डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आता है? नहीं। डायरेक्ट लेबर क्या आता है? नहीं। किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, ट्रेवल एक्सपेंस करा आपने, जो सामान आप लेके आए उसके लिए ट्रेवल एक्सपेंस किया। परचेज डिपार्टमेंट ने करा है, पर्सोनल टू द विलेजेस, आप जो भी आपके ट्रेवल एक्सपेंस थे, परचेज डिपार्टमेंट जो भी खर्चे थे, तो वो क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं जी, वो रॉ मटेरियल जो खरीदने गए आप, उसमें ट्रेवलिंग में खर्चे लगे हैं, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल में लिखा जाएगा। नंबर 6, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर आपने वो जो फॉर्मूला था, जो भी उनकी जड़ी बूटियां थी, वो आपने वहां से डाली और उनको विलेज से फैक्ट्री तक लेके आए, तो ये भी मटेरियल लेके आए आप। मटेरियल जो लेके आए तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएंगी, यहां पे ही ऐड हो जाएंगी। तीसरा आता है आपका कॉस्ट ऑफ पैकिंग सैचेट, जो आपने पैकेट बनाई है उनकी पैकिंग में जो खर्चा लगा है, तो पैकिंग खर्चा लगना प्राइमरी पैकिंग होता है, और प्राइमरी पैकिंग को दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं प्राइमरी पैकिंग के। डायरेक्ट मटेरियल में भी ऐड कर सकते हो, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री वाले खर्चों में भी आप लिख सकते हो प्राइमरी पैकिंग को। ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लिख के आना है? एग्जाम में प्रोडक्शन ओवरहेड ही लिख के आना है। एक कॉस्ट शीट वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, वहां मैंने बताया था प्राइमरी पैकिंग है वो डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी पैकिंग को आपको क्या कर देना है? प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, कॉस्ट ऑफ पर्सनल वर्किंग, हमने बोला भाई जो फॉर्मूला जो जड़ी बूटी लेके आए हैं उनको क्लीन करवाया, उनको ड्राई करवाया, उनके बदले में हमने लेबर को पेमेंट किया है, तो ये कौन सी आ जाएगी? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में लिखी जाएगी। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएंगे आपकी, आपको एक केस दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा ये खर्चे लगे प्रोडक्शन करने में, तो आपको ये बताना है फिर जो जो खर्चे लगे कौन सा मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, कौन सा लेबर, कौन सा एक्सपेंस फैक्ट्री के, ऑफिस के या शोरूम के। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस लगभग ये जो मैंने ऊपर ऊपर ये लिखवाए थे आपको सी पॉइंट के अंदर, यही डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस पर 100 बोतल, 1000 बोतल बनाने का डायरेक्ट एक्सपेंस आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ के लिमिटेड कंपनी मेकिंग स्पेशल ऑर्नामेंट्स ऑफ द पेन रिलीफ। ऑर्नामेंट क्या होता है? एक दवाई होती है, जैसे दिखाता हूं मैं आपको, जो पेन किलर होती है ना, ऐसी करके एक दवाई होती है, ये डब्बे होते हैं ना, इनको इनकी जो पेन रिलीफ जो होती है ना, जो डब्बे बनाए जाते हैं, इनको ऑर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ने हमको बोला है कि हम 1000 बोतल का कुछ बनाने वाले हैं, स्पेशल ऑर्नामेंट बनाने वाले हैं, पेन रिलीफ के लिए एक दवाई बनाने वाले हैं।
फॉलोइंग डेटा इज गिवन, और उसके लिए ये डेटा दिया गया है। पहला खर्चा आपको ये बताना है, कि जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल में खर्चा लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे, या फैक्ट्री, ऑफिस या शोरूम, कहाँ खर्चा लिखेंगे, ये चीज बतानी है। पहला खर्चा देखिए, इन ऑर्डर दैट ऑइंटमेंट डज नॉट गेट स्टिकी ऑन पेशेंट फिंगर, जो पेन की आपने जो ट्यूब बनाई है ना, वो दवाई ऐसे लगाते हैं ना हाथ पे तो वो चिपती नहीं है, तो उसको थोड़ा सा जो स्टिकी हो जाए, इसके लिए क्या किया, देयर इज एन एडिटिव इन द अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस, उसके अंदर कुछ सामान और मिलाया गया, अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस मिलाए गए, विच इज मिक्सड विद द मेडिसिन, उस दवाई में मिलाए गए, टुवर्ड द एंड ऑफ प्रोसेस बिफोर इज सेंड टू द पैकिंग, पैकिंग करने से पहले उसमें कुछ मटेरियल और मिलाया गया। उसके लिए कंपनी ने क्या करे हैं, 5,000 रुपए पर पैकेट फॉर पेस्ट सप्लाइड बाई कॉन्ट्रैक्टर, हमने 5,000 रुपए का एक पैकेट मंगवाया था जो उस दवाई में मिलाया जाएगा, फिर वो दवाई बनाई जाएगी। दिस क्वांटिटी इज सफिशियंट फॉर 50 बोतल, और ये 5,000 रुपए का खर्चा है 50 बोतल के लिए सफिशियंट रहेगा। और इसके अलावा फर्दर पे रॉयल्टी 25 रुपए पर बोतल द यूज ऑफ द पेस्ट, वो पेस्ट यूज करने के बदले में, उसका अधिकार, यूज करने का अधिकार लेने के बदले में हमने रॉयल्टी का पेमेंट किया। तो यहाँ पे दो खर्चे हो गए। पहला खर्चा हो गया, हमने 5,000 रुपए का एक पेस्ट मंगवाया, तो ये जो पेस्ट है, क्या बताइए, पेस्ट कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? नहीं, पेस्ट एक मटेरियल होता है, इसलिए ये डायरेक्ट मटेरियल है। तो 5,000 रुपए तो होंगे आपके डायरेक्ट मटेरियल, तो ये जो 5,000 रुपए खर्च करे गए हैं, ये हैं आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दूसरा, आपने जो रॉयल्टी पेमेंट करी है 25 रुपए पर बोतल, और कितनी बोतल बनाई है, 100 बोतल बनाई है, इसका मतलब 2,500 रुपए का जो रॉयल्टी का पेमेंट है ना, उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखेंगे। रॉयल्टी का जो पेमेंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो पहला खर्चा 5,000 वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो मटेरियल है। दूसरा खर्चा उसके इसको यूज करने के लिए रॉयल्टी पेमेंट करी है, वो अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है। तीसरे में आइए, स्पेशल सीलिंग ऑफ द बोतल इज डन, हमने स्पेशल सीलिंग करवाई बोतल की विद द मैनुअल इंटरवेंशन एंड वर्कर इज पेड एट द रेट ₹5 रुपए पर बोतल, एक बोतल के 5-5 रुपए हमने दिए और 100 बोतलें तैयार कराई, तो 500 रुपए हो गए। ये क्यों दिया हमने, बोतल की सीलिंग करवाई है, तो भाई साहब बोतल की सीलिंग करवाते हैं तो वर्कर को पे करे हैं, और वर्कर को पे करे हैं तो ये डायरेक्ट लेबर आ जाएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये डायरेक्ट लेबर है। तीसरा, द मैन्युफैक्चरर of the ointment has to ensure precise quantity of the various input, भाई एक पैकेट में कितना इनपुट डलेगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर इज यूज्ड, एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर यूज किया गया, और ये सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट चार्ज था ना, वो 0.4 रुपए पर बोतल आया। इसका मतलब एक बोतल के 40 पैसे, और 100 बोतल बनाई होंगी तो हमारे कितने रुपए लगे होंगे, 40 रुपए लगे होंगे। और सॉफ्टवेयर जो चार्जेज होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पे इंसेंटिव, गवर्नमेंट ने बोला भाई बड़ी अच्छी दवाई बनाई है, लो मेरी तरफ से सब्सिडी, इंसेंटिव लो मेरी तरफ से, कितने रुपए लो, 22 रुपए पर बोतल। तो हमने बोलेंगे लो जी, लक्ष्मी माता आ गई, 22 रुपए पर बोतल मतलब 2200 रुपए हमको इंसेंटिव मिल गए, ये क्या करने पड़ेंगे, कॉस्ट में से लेस करने पड़ेंगे। तो आपको ये बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हुए, एक तो जी ये रॉयल्टी का पेमेंट हुआ, एक तो ये रॉयल्टी का पेमेंट 2500 रुपए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, 40 रुपए ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, और 2,200 ये माइनस कर देने हैं, कोई भी इंसेंटिव मिलता है तो माइनस कर देना। दिस इज योर क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आपको ये बताना है डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं, कितने हैं, आप उनको टोटल लगा देना है, बस बात खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंप्यूट टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस, कंप्यूट करना है डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्स का, बस सिर्फ प्रोडक्ट एक्स बनाने में, प्रोडक्ट एक्स की जब कॉस्ट शीट बनाओगे उसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिविंग एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेटरी नोट, आपको नोट भी लिखना है। पहला पर्टिकुलर्स दिया गया, इधर फिगर्स दिए गए। पहला, प्रोडक्शन करा गया 20,000 यूनिट का, सेल की गई 16,000 यूनिट की, लेबर ने 10,000 घंटे काम किया, 1 घंटे के 8 रुपए देते हैं,
रॉयल्टी पर यूनिट ऑफ सेल, तो मैंने बताया था रॉयल्टी का पेमेंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो पर यूनिट ऑफ सेल 2 रुपए, इसका मतलब सेल कितनी करी गई 16,000 यूनिट, तो 16,000 यूनिट, एक यूनिट का 2 रुपया, तो 32,000 रुपए तो डायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गए। ओके, रॉयल्टी पे पर यूनिट ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी का पेमेंट हम जब प्रोडक्शन करते हैं तब भी करते हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो बनाई कितनी हमने 20,000 यूनिट, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1, 20,000 रुपये ये हो गए। आगे चलते हैं, डिजाइन चार्जेस, फिर हमने जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाया है उसका डिजाइनिंग करवाया, डिजाइनिंग पे कितने रुपए लगा दिए 12,000, तो हमारे 12,000 भी क्या हो गई डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एंड परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज करी उसके लिए लोन लिया उस पर इंटरेस्ट, तो देखो भाई लोगों प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में मैंने बात लिखवाई थी ना, फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, फाइन पेनल्टी डैमरेज इंक्लूड नहीं होगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं होगा, तो हमने बोला भाई क्योंकि ये इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है इसलिए ये कॉस्ट शीट में ही नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हायर चार्जेस है प्रोडक्ट वाई को बनाने में, स्पेशल हायर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाई प्रोडक्ट, लेकिन क्वेश्चन ने तो एक्स प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो है लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर वाई प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछा है एक्स प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम बोलेंगे ये भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। पेनल्टी फॉर वायलेटिंग पेटेंट, पेटेंट का गलत तरीके से यूज किया इसके बदले में हमको पेनल्टी लग गई, तो मेरे को बताओ प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जब पढ़े थे तो उसमें फाइन पेनल्टी डैमरेज पड़ा था, कोई भी फाइन पेनल्टी डैमरेज लगता है तो क्या वो पार्ट ऑफ कॉस्ट माना जाएगा, आंसर इज नो, तो हमने बोला भाई ये भी हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो टोटल एक्स के लिए ये हमारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे एक नोट लिख देना है कि 6,000 वाई के लिए था इसलिए हमने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं लिया, और 4,000 रुपये हमारे क्योंकि ये पेनल्टी थी और पेनल्टी इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट होती है इसलिए भी नहीं लिया गया। तो आपको एग्जाम में ऐसा आंसर लिख के आना है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उसके आपको ऐसे आंसर लिखने हैं। ये नोट ये पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगी, वहां से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा केस स्टडी दी गई है इसके अंदर। एपीएच ए पब्लिशिंग हाउस पब्लिश्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक बनाता है भाई साहब, ये फॉलोइंग आर द सम एक्सपेंसेस इन द सर्टेन पीरियड, और कुछ खर्चे इस प्रकार हैं। बुक लिखता है, आपसे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट आइटम दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे आएंगे ये हमको बताइए। फॉर पब्लिशिंग एंड ऑल्सो लिस्ट द आइटम दैट वुड रिक्वायर डिस्क्लोजर अकॉर्डिंग विद 10, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी लिखिए। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट वाई एंड अंडर विच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यू वुड अकाउंट द आइटम दैट यू हैव नॉट शोन अंडर द डायरेक्ट एक्सपेंस। जो खर्चे आप डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं लिखोगे तो आप बताइए कि ये कौन से वाले हेड में लिखे जाएंगे। जब भी डायरेक्ट एक्सपेंस का क्वेश्चन करो तो ऐसे दिमाग में रखना है कि हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऑफिस ओवरहेड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमको ये खर्चे देख के हमको ये बताना है कि कॉस्ट शीट में कहां लिखे जाएंगे। पहला खर्चा अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय फॉर प्रूफिंग एंड एडिटिंग, हमारी बुक को एडिट करवाना है, एडिट कराने के लिए हमने एक आदमी रखा, उसको हम कुछ सैलरी वेजेस दे रहे हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी, ये सर जाएगी सैलरी डायरेक्ट वेजेस की कैटेगरी में, डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में जाएगी। अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल कंसल्टेंट, हमने कंसल्टेंट बुलाया, उससे हमने सलाह मशूरा किया, तो कंसल्टेंट से सलाह मशूरा करने के बदले में जो आप उसको पेमेंट करते हो, ही इज नॉट योर एम्प्लॉय, तो आपका एम्प्लॉय नहीं है वो, आपने उसको कंसल्टेंसी फीस का पेमेंट किया, तो कंसल्टेंसी फीस का पेमेंट क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिएगा, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल बाइंडिंग इक्विपमेंट, हमको भाई साहब उस बुक की बाइंडिंग करवानी थी, एक मशीन मार्केट से भाग के लेके आए हम, उसका हायर चार्जेस दिया,
तो क्या मशीन मार्केट से रेंट पे लाना कोई मटेरियल लाए हो? आंसर इज नो। क्या कोई लेबर लाए हो? नहीं। तो क्या लाए हो? डायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी पेड टू फ्रेश मशीनरी वर्कमैन, हमारी मशीन पे काम करता है उसको हमने सैलरी दी, तो भाई साहब ये तो डायरेक्ट वेजेस हो गई, सैलरी 1,00,000 रुपए। सब्सिडी मिल गई, रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग बॉडी, एक अकाउंटिंग बॉडी आई, बोला भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमारी तरफ से सब्सिडी लो, अच्छा काम कर रहे हो, 15,000 रुपए। तो हमने बोला शुड बी डिडक्टेड, ये आपको माइनस कर देना है कॉस्ट में से। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा था ना, एनी रिकवरी, सब्सिडी, इंसेंटिव, ग्रांट किसी आदमी से मिले हो तो वो कॉस्ट में से क्या कर दो? कम कर दो। नेक्स्ट, इनवर्ड फ्राइट ऑन पेपर ऑफ पब्लिशिंग, हम पेपर खरीद के लाए जिसके ऊपर अच्छा अच्छा प्रिंट करवाना है हमको, और उस पेपर को खरीदने के लाने गए मार्केट में, तो फ्राइट लग गया। तो एक बात बताओ, मटेरियल को खरीदने के साथ लगने वाले खर्चे क्या मटेरियल में ही आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल में ही आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाते हो, कोई भी रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, तो फ्रेट का जो खर्चा होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वन, पेनल्टी लग गई। पेनल्टी लगते ही पॉइंट ध्यान में आना चाहिए, एनी पेनल्टी, फाइन, डेमरेज चार्जेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। तो पेनल्टी पेड टू बिजनेस स्कूल ए मेजर कस्टमर फॉर नॉट रिलीजिंग द बुक ऑन टाइम, हमने बुक टाइम पर रिलीज नहीं करी इसलिए हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई। तो बताइए क्या ये पार्ट बनेगी? नहीं जी, ये एक्सक्लूड करी जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंक यूज्ड इन पब्लिशिंग, टाइपिंग करवाई हमने तो उसमें इंक का प्रयोग हुआ, इंक इज ए मटेरियल, हेंस इट इज ए मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट। रॉयल्टी ऑन सोल्स, तो रॉयल्टी तो मैंने पहले बताया था भाई साहब, रॉयल्टी को तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस ही कंसिडर करते हैं। पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी फॉर परचेज ऑफ स्पेशल पेपर फॉर कवर पेज, कवर बनवाना था, कवर का मटेरियल लाना था हमको, कवर बनवाना था, एक स्पेशल वो लेके आए हम, मटेरियल लेके आए, और वो लेके आए $100 का 68 रुपए के भाव में। तो भाई साहब मटेरियल है तो कहाँ कहाँ आएगा? डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बस 2 मिनट का काम और है, ये मैं समराइज कर देता हूं इसको, और फिर ये लेक्चर अपना पूरा हो जाएगा। तो यहां से उसके बाद जो 11 से लेके 24 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनमें आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट जो मैंने कॉमन पॉइंट लिखवाए थे वो, और डिस्क्लोजर, ये याद रखना है। तो एग्जाम में इसके बाहर से इंटरमीडिएट में कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके अंदर, और आप पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो मैंने इसमें ये क्वेश्चन आंसर भी आपके सारे के सारे करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपका एक पॉजिटिव कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, और कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी आपको मतलब और एडिशन करवाना हो इसमें, तो आप वो अपना सुझाव नीचे लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।